गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1859 में फ्रेडरिक मिसर ने पस सेल्स के केंद्रक से पृथक किया था इनको, और इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। फ्रेडरिक मिसर के खोज के बाद में रिचर्ड अल्टमान जो है, इसने इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। तो सभी जीवों की कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यदि हम इनकी ऑक्यूरेंस देखें तो पादप वायरसों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों की कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। प्लांट वायरसेस के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेजी और जंतु वायरस जो है, उनमें डीएनए का केवल एक कुंडलित अणु होता है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, तथा चारों ओर प्रोटीन का इनके ऊपर खोल होता है। प्रत्येक कोशिका में डीएनए केंद्रक में सांद्रित रहता है और प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमेटिन जाल का निर्माण करता है। डीएनए या डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको यदि हम विस्तृत रूप से पढ़ें या इसकी संरचना देखें तो डीएनए जो है वो अनेक न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस क्षार, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड होता है। नाइट्रोजनी क्षारक जो है, इसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन के रूप में पाए जाते हैं। प्यूरिन जो है वो एडेनिन और ग्वानिन के रूप में होता है इसके अंदर, और पिरिमिडिन जो है इसके अंदर थायमिन और साइटोसिन के रूप में पाया जाता है। दूसरा जो इसका भाग है वो है पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शर्करा जो है वो डिऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा होती है इसमें, जिसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं। डिऑक्सीराइबोज शर्करा में कार्बन संख्या 2 की स्थिति पर एक ऑक्सीजन परमाणु का अभाव होता है। इस प्रकार राइबोज शर्करा की तुलना में डिऑक्सीराइबोज शर्करा में एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है, इसीलिए इसे जो है वो डिऑक्सीराइबोज शुगर के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए का जो थर्ड पार्ट है वो है फास्फोरिक एसिड। यह डीएनए के अणु के साथ में मिलकर आधार या बेस का निर्माण करता है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड देखिए किसे कहते हैं कि एक नाइट्रोजनी क्षारक और एक शुगर के मिलने से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। जैसे डिऑक्सी थाइमिडीन की यदि हम बात करें तो यह थाइमिन और डिऑक्सीराइबोज से मिलकर बना है। डिऑक्सीसाइटिडीन की बात करें तो साइटोसिन प्लस डिऑक्सीराइबोज से मिलकर बना है। और डिऑक्सी एडिनोसिन की बात करें तो एडेनिन प्लस डिऑक्सीराइबोज से, और डिऑक्सी ग्वानोसिन की बात करें तो ग्वानिन प्लस डिऑक्सीराइबोज से ही मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए कई हजार मोनोमर्स से मिलकर बना होता है। एक यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक अणु डिऑक्सीराइबोज का, एक अणु फास्फोरिक अम्ल का और एक अणु जो है वो नाइट्रोजन क्षार का होता है। तो इन सब के मिलने से जो है वो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड भी न्यूक्लियोसाइड की तरह 4 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। पहला है डिऑक्सीथाइमिडिनिक अम्ल, डिऑक्सीसाइटिडिलिक अम्ल, डिऑक्सी एडिनिलिक अम्ल, डिऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल। डिऑक्सीसाइटिडिलिक अम्ल जो है वो साइटोसिन, डिऑक्सीराइबोज और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। डिऑक्सी एडिनिलिक अम्ल जो है एडेनिन, डिऑक्सीराइबोज, फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। डिऑक्सी ग्वानोनिलिक अम्ल जो है वो ग्वानिन, डिऑक्सीराइबोज और फास्फोरिक अम्ल से। डिऑक्सीथाइमिडीन जो है वो थाइमिन, डिऑक्सीराइबोज और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है इसमें केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ही विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित होकर विभिन्न प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। बहुत से न्यूक्लियोटाइड जो है वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग के द्वारा जो है इस श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें फास्फेट अणु अगले न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोज के तीसरे कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है। इस प्रकार से इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। डीएनए की यदि हम आणविक संरचना देखें तो डीएनए की आणविक संरचना में डीएनए अणु 2 स्ट्रैंड वाला होता है। इसके लिए एक्स-रे विवर्तनों का अध्ययन किया गया था और डीएनए अति उच्च आणविक भार का एक वृहद अणु होता है जिसका आणविक भार जो है कई लाख तक होता है। यदि हम इसके जो आणविक भार की बात करें तो इसका आणविक भार 10 की घात 6 से 10 की घात 7 डाल्टन के मध्य में होता है। चारगाफ और उसके सहयोगियों ने डीएनए का एक रासायनिक विश्लेषण किया और कुछ निष्कर्ष निकाले जो कि इस प्रकार है। चारगाफ ने कहा कि डीएनए में एडेनिन अणुओं की संख्या सदा थाइमिन अणुओं की संख्या के समान होती है। साइटोसिन अणुओं की संख्या सदा ग्वानिन अणुओं के समान होती है और विभिन्न वर्गों के डीएनए में क्षार अनुपात A+T/G+C अलग अलग होता है, परंतु A हमेशा T के साथ और C हमेशा G के साथ जुड़ा होता है। अतः डीएनए एक द्विक कुंडलीय संरचना होती है। इसे चारगाफ का नियम भी कहते हैं। डीएनए की यदि हम रासायनिक विश्लेषण की संरचना की बात करें तो इसके बारे में विल्किंस ने सर्वप्रथम एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था और उसने बताया कि डीएनए की संरचना कुंडलित होती है और व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है। डीएनए में एक हेलिक्स या कुंडली के प्रत्येक घुमाव की दूरी 34 एंगस्ट्रम होती है और डीएनए में एक हेलिक्स या कुंडली के प्रत्येक घुमाव की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रम होती है। दो निकटवर्ती क्षारक युग्मों के मध्य 3.4 एंगस्ट्रम की दूरी होती है। इसके बाद में जो है वैज्ञानिक आए वाटसन और क्रिक और उन्होंने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल संरचना जो है वो या डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार डीएनए अणु जो है 2 स्ट्रैंड या 2 सूत्रों का बना होता है जो कि एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित होते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार से विन्यासित होती हैं कि श्रृंखला का 3 डेज सिरा दूसरे के 5 डेज सिरे के सम्मुख स्थित होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में या प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें नाइट्रोजन क्षार, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फोरिक अम्ल का एक अणु होता है। इसमें नाइट्रोजन क्षार का अणु डीऑक्सीराइबोज के अंदर की ओर और फास्फेट अणु जो है वो बाहर की ओर होता है। डीएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है वो पाई जाती है और परस्पर एक दूसरे से फास्फेट अणु से ये जुड़े होते हैं। दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ते हैं। डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमिन और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से युग्मन करता है। एडेनिन युग्मन करता है। एडेनिन व थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दोनों श्रृंखलाओं के शर्करा अणुओं के मध्य की दूरी जो है वो 11 एंगस्ट्रम होती है। नाइट्रोजन क्षारों की शर्करा के C1 परमाणु के जुड़ने वाले बंध सदैव 51 डिग्री के कोण बनाते हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य 20 एंगस्ट्रम की दूरी होती है और प्रत्येक हेलिक्स का एक घुमाव 34 एंगस्ट्रम का होता है तथा एक ही श्रृंखला के किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइडों के मध्य 3.4 एंगस्ट्रम की दूरी होती है। जैविक महत्व की इसकी यदि हम बात करें तो डीएनए जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या संतति कोशिकाओं में आनुवंशिक
आवश्यकता के सूचक होते हैं। जीवों में कोशिकाओं के लिए प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण की सूचनाओं के स्रोत होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है डीएनए कोशिकाओं में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन रखता है। डीएनए में स्वयं द्विगुणन करने की क्षमता पाई जाती है। आरएनए का अनुलेखन डीएनए द्वारा होता है और डीएनए पर्याप्त रूप से स्थायी होता है तथा इसमें उत्परिवर्तन और आनुवंशिक परिवर्तन की न्यूनतम संभावनाएं होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।